प्रोसीजर टू चैलेंज पोल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे मान लो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद कैसे चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट को। मतलब कोई कैंडिडेट हार गया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी एरिया से खड़ा हुआ और वो लॉस हो गया इलेक्शन में, उसका हार गया, लॉस्ट हो गया इलेक्शन, तो उसके बाद जो उसके पास क्या क्राइटेरिया बचते हैं, कैसे वो चैलेंज कर सकता है, चुनौती कर सकता है उस रिजल्ट को, तो ये प्रोसीजर जानेंगे। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो इलेक्शन में हार गई नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी से एरिया से खड़ी हुई थी, लेकिन वो इलेक्शन हार गई वहाँ से। उनकी पार्टी भले ही जीत गई, काफ़ी सारी उनके कैंडिडेट जीत के आए और उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ली, लेकिन नंदीग्राम से वो खड़ी हुई थी, वहाँ से इलेक्शन फाइट कर रही थी, कंटेस्ट कर रही थी, तो वहाँ से हार गई। तो इन्होंने एक पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन फाइल की कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में किसके रिगार्डिंग? असेंबली जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जो क्या है, कुछ करप्ट प्रैक्टिस हुई हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटी, अवैध गतिविधियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो गलत दिखाया गया। तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे डालते हैं, अभी सारा पढ़ेंगे। इलेक्शन पिटीशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन का रोल तब खत्म हो जाता है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का रोल तब तक है कि इलेक्शन कराना और रिजल्ट डिक्लेयर करना। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन कमीशन का काम खत्म। उसके बाद जो इलेक्शन पिटीशन होती है, ओनली लीगल रेमेडी है अवेलेबल टू द वोटर और कैंडिडेट। उसके बाद सिर्फ इलेक्शन पिटीशन यानी कि याचिका डाल सकते हैं वो वहाँ के हाई कोर्ट में। जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट में ये देखा गया कि वहाँ पे वो समझती हैं जो ममता बनर्जी हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनका जो रिजल्ट है वो गलत दिखाया गया है, तो सिर्फ वो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले डाल सकती हैं पिटीशन। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली। तो कोई वोटर भी डाल सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। मान लो कोई वोटर है, वोट करने वाला है, इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, वो भी डाल सकता है, या जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो हार गया, वो भी डाल सकता है। किसके बेस पे? अगर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस हुई हैं इलेक्शन में। माल प्रैक्टिसेस का मतलब है कुछ गलत गतिविधियाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनके कारण सही से रिजल्ट नहीं दिखाया गया। ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनको लगता है कि वो इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस की वजह से हारे हैं, तो वो चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट को। कहाँ पे? उस स्टेट के हाई कोर्ट में, जहाँ से वो लड़ रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कलकत्ता से इलेक्शन था, कलकत्ता में एमएलए का, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो इलेक्शन लड़ रही थी, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली। ये पिटीशन डालने कब तक डाल सकते हैं? जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जैसे आज रिजल्ट हुआ है और 45 दिन तक, अंदर अंदर विद इन 45 डेज तक ये पिटीशन डाली जा सकती है। अगर 45 दिन हो गए ना रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए, तब आप पिटीशन नहीं डाल सकते, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो रिजल्ट वही माना जाएगा। ये आरपी एक्ट है हमारा एक 1951 का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल में देखोगे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, प्रीलिम में भी और मेंस में भी। इस एक्ट में ये सजेस्ट करता है कि हाई कोर्ट को विद इन 6 मंथ के अंदर ये ट्रायल कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे ये इलेक्शन पिटीशन आई, याचिका आई कोर्ट के पास, तो ये एक्ट ये सजेस्ट करता है, ये सलाह देता है कि कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर ये केस निपटाना चाहिए। लेकिन यूजुअली होता क्या है, सालों तक ऐसे केस चलते रहते हैं, इवन 4 ईयर्स तक, 5 साल तक, 3 साल तक ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, कितने साल तक चलेंगे केस वो देखेंगे हम। अब ग्राउंड क्या है? ऑन विच इलेक्शन पिटीशन भी फाइल्ड, मतलब ऐसे कौन से आधार हैं जिन पे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो हार गया, वो इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है। ऐसे कौन से आधार हैं? ये जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 का, ये इसके सेक्शन 100 में दिया हुआ है ये ग्राउंड आधार। ये हैं, जैसे मान लो इलेक्शन का दिन है और विनिंग कैंडिडेट वाज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट। मान लो ऐसा लग रहा है ये कैंडिडेट जीतने वाला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ अड़चने लगा रहा है कि ये इलेक्शन लड़ने के क्वालिफाई नहीं है, कि इसे इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, तो तब इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है वो कैंडिडेट। या फिर विनिंग कैंडिडेट है, जो भी मान लो जीतने वाला कैंडिडेट है, और हिज पोल एजेंट और एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ विनिंग कैंडिडेट, मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने वाला है या जीत गया है, या उसका कोई एजेंट है या उसका कोई पर्सन है, साथी है, उसे जानता है, उसके बिहाफ में विनिंग कैंडिडेट के कंसेंट से, उसकी सहमति लेके, ये क्या है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हुआ है। मतलब कोई कैंडिडेट जीत गया, उस वो अवैध तरीके से जीता है, उसने मान लो बूथ कैप्चरिंग कर लिया, जैसे जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डल रही है, वहाँ पे लोगों को भड़काया
वहाँ पे मारपीट की, ज़बरदस्ती वोट डलवाई, कुछ करप्ट प्रैक्टिस की गई ऐसी। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसे इन्वॉल्व है या उसका कोई जानकार या उसने कोई आदमी भेजे हैं अपने, तो तब ये दूसरा जो कैंडिडेट जो हारा है वो डाल सकता है इलेक्शन पिटीशन। नेक्स्ट ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ विनिंग कैंडिडेट। मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसका गलत तरीके से जो नॉमिनेशन डाला था, इलेक्शन के लिए फार्म भरा था, वो गलत तरीके से एक्सेप्ट किया है, या फिर उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया है। उसका जैसे मान लो आप इलेक्शन लड़ने वाले थे, आपको लग रहा था आप जीतोगे लेकिन हार गए, या हारने इलेक्शन लड़ने से पहले उसका जो नॉमिनेशन फाइल करता है, मतलब इलेक्शन के लिए फार्म भरता है जीतने के लिए, उसका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया, तब भी वो डाल सकता है पिटीशन। या फिर माल प्रैक्टिसेस इन द काउंटिंग प्रोसेस, जब काउंटिंग हो रही है, वोट की गिनी जा रही है कि आज काउंटिंग हो रही है वोट की, तो उनमें कुछ गलत गतिविधि हुई है, माल प्रैक्टिसेस हुई है गलत तरीके से, या किसी का इम्प्रॉपर रिसेप्शन है, या फिर रिफ्यूजल कर दिया, रिजेक्शन कर दिया वोट का, मतलब कुछ वोट को गिनने से इनकार कर दिया है, तो ये सब कुछ गतिविधि होती हैं। तो इसकी वजह से भी इलेक्शन पिटीशन डाली जा सकती है कैंडिडेट के द्वारा। नेक्स्ट है नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ आरपी एक्ट। अगर आरपी एक्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटी दी हुई है, प्रोविजन दी हुई हैं, कुछ ऐसे रूल नियम है या हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम है, उनको नहीं माना जा रहा है, उनको नहीं माना जा रहा है इलेक्शन के दौरान, तब भी कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है हाई कोर्ट में। तो ये तो रहे ग्राउंड। अब मान लो वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ पिटिशनर के फेवर में है, सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग, जो हमारा आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 का, इसके सेक्शन 84 में ये लिखा है, अगर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है डिसीजन, फैसला, अगर डिसीजन जिसने पिटीशन डाली है, जो कैंडिडेट हारा था उसने पिटीशन डाली, अगर उसके फेवर में डिसीजन आया, अगर कोर्ट ने कहा कि हाँ, कोर्ट ने ये निकाल लिया, मतलब एविडेंस मिले, प्रूफ मिले और ये साबित हो गया कि माल प्रैक्टिसेस हुई थी, माल प्रैक्टिसेस हुई थी इलेक्शन के दौरान, और कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई थी कि बूथ कैप्चरिंग हुआ था, या लोगों को धमका के या डरा के वोट ली थी, तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस हुई थी। तो फिर क्या क्या हो सकता है इसके बाद, ये सेक्शन 84 में लिखा है। अगर ऐसा हुआ कि पिटिशनर के फेवर में वर्डिक्ट आ गया, डिसीजन आ गया, तो पिटिशनर में आस्क दैट द रिजल्ट ऑफ द ऑल विनिंग कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कि ये कह सकता है पिटिशनर, ये कह सकता है कोर्ट से, ये मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है, मे आस्क का मतलब है रिक्वेस्ट कर सकता है कि सारे कैंडिडेट का जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट वॉइड डिक्लेयर करो। वॉइड का मतलब है कैंसिल कर दो, रद्द कर दो सारा इलेक्शन ही। या फिर सिर्फ जो विनिंग कैंडिडेट है, जैसे अभी नंदीग्राम से खड़ी हुई थी ये ममता बनर्जी, इसी सिर्फ इसी कंस्टिट्यूंसी का, एक ही नंदीग्राम कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन वो डिक्लेयर करने के लिए पूछ सकते हैं कि कैंसिल कर दो, दोबारा से इस कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन कराओ या पूरे स्टेट का कराओ, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से। फिर कोर्ट की अपनी अपनी डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो वो सिर्फ इस कंस्टिट्यूंसी का डिक्लेयर करे वॉइड, या फिर सारे स्टेट का करे। इसके साथ साथ पिटिशनर में आस्क द कोर्ट टू डिक्लेयर हर और एनी अदर कैंडिडेट एज ए विनर, मतलब पिटिशनर जो जिसने पिटिशन डाली थी, जो हारा है, जैसे ममता बनर्जी ने डाली है, वो कोर्ट से ये भी पूछ सकती हैं, ये भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि मुझे विनर की तरह डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, या फिर किसी और कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो करें ना करें। तो ये कोर्ट कहेगा भाई साहब हमें फ्रेश इलेक्शन कराने हैं, या फिर कोर्ट अनाउंस करेगा न्यू विनर, या तो जिसने पिटीशन डाली है उसे विनर, उसे कह देगा ये विजेता है क्योंकि माल प्रैक्टिसेस हुई थी, तो इनको विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन के लिए भी बोल सकता है कोर्ट। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। नेक्स्ट आता है अब के इलेक्शन रिजल्ट की कुछ डिक्लेयर्ड वॉइड जो डिक्लेयर किए होते हैं, मतलब इलेक्शन जैसे हो गए और कैंसिल कर दिए इलेक्शन, तो हिस्ट्री में कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में वर्डिक्ट दिया था, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था, इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, रायबरेली कंस्टिट्यूंसी है, कहाँ पे, यूपी में, वहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया था माल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस के बेस पे। 4 साल पहले इलेक्शन लड़ा गया था, उसके बाद ये केस चलता रहा इंदिरा गांधी का, कि यहाँ पे आरोप लगे कि इंदिरा गांधी ने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस यूज की हैं, इलीगल एक्टिविटी यूज की हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया था। उसी के बाद क्या है, जब ये वर्डिक्ट आया था 1975 में, उसी के बाद एमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल एमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने, जो पहली बार, और अब तक एक ही एग्जाम्पल है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे, इंटरनल एमरजेंसी। देखो नेशनल एमरजेंसी 2 बेस पे लगाई जा सकती है तो 3 बेस, लेकिन 2 बेस माना जाता है, एक तो एक्सटर्नल 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 और एक इंटरनल एमरजेंसी।
तो इंटरनल बेस पे सिर्फ एक ही बार इमरजेंसी लगी है। ये आर्टिकल 352 में दिया हुआ है जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में लगाई थी। अब ये इसकी प्रोविज़न थोड़ी पढ़ लेते हैं, आरपी एक्ट की 1951 की। इसकी प्रोविज़न क्या है, ये रेगुलेट करता है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। मतलब इसमें नियम कानून दिए हुए हैं, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, कैसे चुनाव होंगे, और बाई इलेक्शन कैसे होंगे। बाई इलेक्शन होता है, मान लो मेन इलेक्शन हुआ, मेन इलेक्शन के बाद 2-3 एरिया ऐसे बच गए जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ या वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो उन कंस्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन कराना, वो है बाई इलेक्शन। तो इसके नियम कानून सब इस एक्ट में लिखे हुए हैं 1951 के में। इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। सेक्शन 123 है आरपीए का, ये कहता है कि कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, ऐसी कौन सी होंगी जो गलत एक्टिविटी मानी जाएंगी, इलीगल एक्टिविटी मानी जाएंगी या करप्ट प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी। जैसे ब्राइबरी हो गया, या किसी ने फोर्स का, कोर्शन का, ज़बरदस्ती किसी से वोट डलवाएं, या वोट डालने की अपील की है लोगों से, या लोगों को कहा है वोट मत डालो, किसके आधार पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस, नस्ल के आधार पे, कम्युनिटी, समुदाय के आधार पे, या लैंग्वेज, भाषा के आधार पे किसी से वोट मांगा है या वोट ना करने की अपील की है, तब भी वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है और उस कैंडिडेट को सज़ा मिल सकती है इस एक्ट के थ्रू। ये क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, मेंबर ऑफ द हाउस बनने की, मतलब एमएलए एमपी बनने की क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिसक्वालिफिकेशन, तो ये सब कुछ इस एक्ट में दिया हुआ है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस को भी रोकता है, ये इसमें प्रोविजन है कि कौन सी करप्ट प्रैक्टिस कर्व की जाए। कर्व का मतलब है स्टॉप करना, रोकना, और भी जो अपराध हैं, ऑफेंसेस हैं, उनको रोकने का ये इसमें प्रोविजन है। इसमें जो डाउट वगैरह होते हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग, उसको सेटलिंग करने के लिए, मतलब उनको रिजोल्व करने के लिए उनको हल दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे उनको सुलझाया जाए, डाउट हैं जो भी, इसमें दिया हुआ है सब इस एक्ट में। तो यही था बस इस लेक्चर में।